चलिए सब लोग आगे ना। आज आपके पास प्रैक्टिस सेट नंबर है, कौन सा है? 92। ठीक है, 92 प्रैक्टिस सेट है। और आज का पेपर कैसा था? ठीक रहा होगा? मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट या इजी लगा? कहीं ऐसा तो नहीं हार्ड लगा? हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था। आज था मॉडरेट पेपर था, या मॉडरेट से थोड़ा नीचे मान के चल सकते हैं आप। उत्तराखंड का जो सेक्शन था, ठीक ठाक प्रश्न थे, है ना। चलिए जी, पहला प्रश्न पे आइए कि हाल में किस नगर निगम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है? तो देखो, पहला है आपका रुद्रपुर, दूसरा ऑप्शन है रुड़की, तीसरा है हल्द्वानी और चौथा है ए और सी दोनों। तो बताओ है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? हाँ, तो डी ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर है। तो हाल में ही जो स्कॉच सिल्वर अवार्ड से रुद्रपुर और हल्द्वानी, इन दोनों नगर निगमों को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। राइट। इसके अलावा देखो, हमने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, स्वच्छता रिपोर्ट, है ना। और स्वच्छता रिपोर्ट में हमने देखा था, क्योंकि हर साल भारत सरकार क्या करती है, स्वच्छता रिपोर्ट निकालती है, जिसको क्या कहा जाता है, स्वच्छ सर्वेक्षण, यही कहा जाता ना। ठीक है, और इसमें देश भर के शहरों की क्या होती है, रैंकिंग होती है। इसी रैंकिंग में देश में पहला स्थान हमेशा कौन प्राप्त करता है? इंदौर करता है, कि जो कि मध्य प्रदेश का क्या है, एक शहर है। ठीक है, वही इस रैंकिंग में अपने उत्तराखंड की बात करें तो लास्ट टाइम पे जो टॉप स्थान प्राप्त किया है, वो किसने किया था प्राप्त? है, किसने करा था? रुद्रपुर नहीं, लाल कुआं। तो ध्यान रखना, लाल कुआं ने पहला स्थान प्राप्त किया, यानी उत्तराखंड में। हाँ ठीक है, उत्तराखंड में लाल कुआं ने पहला स्थान प्राप्त किया था। वहीं दूसरे नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर पे देहरादून। ठीक है, तो पहले मेन आप उत्तराखंड वाला याद रखना कि पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, लाल कुआं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त किया था लाल कुआं में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आओ। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ विकसित किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? भराड़ीसैंण। और आपको पता होना चाहिए कि भराड़ीसैंण में ही हमारी राज्य की क्या है, द्वितीय विधानसभा है। पहली विधानसभा कहाँ है? देहरादून में। और जो भराड़ीसैंण है, अर्थात जो गैरसैंण है, यह हमारी राज्य की क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो ध्यान रखना, भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे संसद से संबंधित, संसद की प्रक्रियाएं कैसी होगी, और संसदीय क्षेत्र में क्या और उल्लेखनीय कार्य हो सकते हैं, या और क्या इनोवेशन हो सकते हैं, है ना। जैसे जीरो आवर का कॉन्सेप्ट है, ये भारत का कॉन्सेप्ट है, भारत का इनोवेशन है। जीरो आवर होता है ना संसद में, ठीक 12 बजे जो क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, तो ऐसे और क्या क्या इनोवेटिव चीजें की जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जो भी छात्र इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, एक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान हो जाएगा। ठीक, तो ये कहां पे खोला जा रहा है? भराड़ीसैंण में खोला जा रहा है। अगले प्रश्न पे आओ, और नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? कहां पे किया गया? उत्तराखंड निवेश उत्सव। तो उत्तराखंड निवेश उत्सव का जो आयोजन है, ये रुद्रपुर में किया गया। सी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तराखंड निवेश समिट, है ना, यानी उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट समिट, तो फिर कहां होगा? है उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट समिट, इन्वेस्टमेंट, हाँ समिट। तो यानी कि उत्तराखंड निवेश सम्मेलन। ठीक है, तो तब सम्मेलन कहां पे हो जाएगा? तो इस साल, पिछले साल जो है एफआरआई देहरादून में किया गया था। कहां पे किया गया था? एफआरआई देहरादून में किया गया था। तो ये बात याद रखनी है आपको, अगर उत्तराखंड निवेश उत्सव आता है तो ये रुद्रपुर में हो जाएगा, पिछले साल ही आयोजित किया। और वहीं अगर उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट समिट यानी कि निवेश सम्मेलन की बात करें, तो ये आपका एफआरआई देहरादून में आयोजित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? तो ये ऋषिकुल हरिद्वार से क्या की गई, इसकी शुरुआत की गई। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी की बात हो रही है, और गंगा नदी की बात हो रही है तो थोड़ा गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। देखो, ये है हमारी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी कहां से निकलती है?
गौमुख से निकलती है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है भारत में? कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसमें से भी हमारे उत्तराखंड में कितने किलोमीटर बहती है? 95 किलोमीटर। 95 किलोमीटर हो जाएगा। ये हमारे उत्तराखंड में बहती है। हमारे उत्तराखंड का मतलब कहां से कहां तक? देवप्रयाग से और हरिद्वार तक हो जाएगा। अब जैसे गोमुख से निकली तो आपके ये उत्तरकाशी से होते हुए टेरी गढ़वाल पहुंच जाएगी। और टेरी में सबसे पहले इसमें जो मेन नदी है वो कौन सी है? भिलंगना। तो सबसे पहले इसके साथ कौन सी नदी मिलती है? भिलंगना। कहाँ पे मिल जाएगी? कहाँ पे मिलेगी? पुरानी टिहरी, यानी कि कहाँ पे? इसी को क्या बोलते हैं? गणेश प्रयाग। क्या कहा जाता है? गणेश प्रयाग कहा जाता है। जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ेगी यानी कि भगीरथी नदी, तो फिर यहाँ से कौन सी नदी आती है? कौन सी आती है? अरे अलकनंदा। और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? हैं? कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी का क्या होता है? संगम होता है। ठीक है। और यहां पे ध्यान रखना, भगीरथी को क्या कहा जाता है? एक को सास कहते हैं, एक को बहू कहते हैं, है ना? और किसको सास कहते हैं, किसको बहू कहते हैं? भगीरथी को क्या बोलते हैं? हाँ, भगीरथी को सास कहते हैं। और अलकनंदा को बहू। क्यों? हाँ, एक तेज बहाव के साथ आती है, यानी ज्यादा आवाज करते हुए आती है। कौन? भगीरथी। तो है ना, ऑब्वियसली बात है, घर में क्या होता है? सास कुछ ना कुछ है ना, तेज बहाव में आती है ना? हालांकि अब मैच हो रहा है, बराबरी की बात आ रही है अब, है ना? ठीक है, चलो जी। तो ध्यान रखना, भगीरथी को सास कहा जाता है और अलकनंदा को क्या कहा जाता है? बहू कहा जाता है। ठीक। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखो, इधर पौड़ी से एक नदी आती है। इस नदी का नाम क्या है? नयार नदी। और नयार नदी का संगम जिस स्थान पे होता है गंगा के साथ, उस स्थान का नाम क्या है? हाँ, ब्यास चट्टी। ठीक है, ब्यास चट्टी। ब्यास चट्टी। ठीक है। हाँ, ब्यास घाट रे, ब्यास चट्टी नहीं, है ना? अलग अलग मिला दिया हमने। ये ब्यास घाट का फूल चट्टी है ना? तो फूल का चट्टी और है ना, घाट का इधर हमने उधर मिला दिया। ठीक है। तो ब्यास घाट के फूलचट्टी नामक स्थान पे नयार नदी का क्या होता है? संगम होता है। और ध्यान रखना, इसको एक प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पे? इंद्र प्रयाग। इंद्र प्रयाग बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं। इसी को इंद्र प्रयाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्र प्रयाग भी कहा जाता है। राइट, इतनी बात क्लियर है। फिर इधर से आएंगे तो देखो, यहाँ टिहरी से, टिहरी के हेवल घाटी से एक नदी आती है। उस नदी का नाम है हेवल नदी। नदी का नाम क्या है? हेवल नदी। अब हेवल नदी जिस स्थान पे मिलती है उसी का नाम क्या है? शिवपुरी। सुना होगा आपने। ठीक है, शिवपुरी। ठीक है, हेवल घाटी से कौन सी नदी आती है? हेवल नदी। जिस स्थान पे मिल जाएगी उसी का नाम क्या है? शिवपुरी। नदी जब आगे बढ़ेगी, गंगा नदी, तो यहाँ देहरादून से एक नदी आती है। उस नदी का नाम क्या है? देहरादून से क्या ना, मतलब टेहरी से आती है। उस नदी का नाम है चंद्रभागा। क्या है? चंद्रभागा। और चंद्रभागा कहाँ पे मिलती है? ऋषिकेश में मिलती है। ठीक है, ऋषिकेश हो जाएगा। फिर इधर देहरादून से एक नदी आती है और इस नदी का नाम क्या है? सौंग नदी। और सौंग नदी जहां पे मिलती है उसी स्थान का नाम क्या है? रायवाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रायवाला हो जाएगा। फिर इधर आ जाएंगे तो इधर हरिद्वार में एक नदी आती है और उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है रतमऊ। हरिद्वार में। ठीक है, कौन सी नदी मिलती है? रतमऊ। ठीक है, कहां पे मिलती है? हरिद्वार में। गंगा के साथ कौन सी नदी मिलती है? रतमऊ नदी मिलती है। उसके बाद इधर से एक और नदी आती है, उसका नाम है सोलानी। कौन सी नदी है? सोलानी। और सोलानी नदी की बात करें तो सोलानी नदी जहां पे मिलती है तो वो कहां पे मिलती है? रुड़की में। ठीक है, तो रुड़की में गंगा नदी के साथ मिल जाएगी। तो पूरा आपका क्या हो जाएगा? गंगा नदी तंत्र हो जाएगा। देवप्रयाग से इसको क्या बोलते हैं? गंगा कहा जाता है। ठीक। अब देखो, गंगा नदी हिंदुओं की एक पवित्र नदी है, पूरे भारत की ही पवित्र नदी है और इसको राष्ट्र नदी भी घोषित किया गया है। तो समय समय पर गंगा नदी में स्वच्छता के लिए समय समय पर भारत सरकार ने अलग अलग क्या उठाए? कदम उठाए। इन्हीं में से सबसे पहला कदम ध्यान रखना, 1985। कब? 1985 में, 1985 ईस्वी में गंगा नदी को साफ सुफ करने के लिए, ठीक है, एक कदम उठाया गया और उसका नाम था गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान हो जाएगा। 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया। फिर उसके बाद 4 नवंबर 2008
4 नवंबर 2008, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नदी है इसीलिए इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, क्या किया गया? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। क्या कह रहे हो? है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। क्या बोले? स्पर्शगंगा कब हुआ? कब, कौन से साल में? ठीक है, चलो जी। उसके बाद साल 2014, ध्यान रखना, साल 2014 में भारत सरकार ने, ठीक है, नदी को ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए एक परियोजना चलाई, नमामि गंगे परियोजना। कौन सी? नमामि गंगे परियोजना। ठीक है, फिर से आता है आपका साल 2016, और 7 जुलाई 2016 में एक और अभियान चलाया गया। 2016 में नमामि गंगे अभियान। ठीक है, नमामि गंगे अभियान, नमामि गंगे अभियान। ठीक है, देखो, नमामि गंगे परियोजना 2014, नमामि गंगे अभियान आएगा तो 7 जुलाई आपका 2016 हो जाएगा। उसके अलावा ध्यान रखना कि 2017, साल 2017 में उत्तराखंड सरकार ने प्रतिवर्ष, ठीक है, 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाने की क्या करी? घोषणा करी। तो 2017 से उत्तराखंड सरकार क्या करती है? गंगा स्वच्छता दिवस, यानी उत्तराखंड क्या मनाता है? गंगा स्वच्छता दिवस। तो 2017 से, ध्यान रखना, 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो ये पूरी बात आप याद रखोगे भाई, अच्छे से याद रखना। ठीक है, यहां से कोई भी प्रश्न बने तो आपका प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर गलत हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें आप याद रखोगे। 1985 में गंगा एक्शन प्लान, 4 नवंबर 2018 में 8 में राष्ट्रीय नदी, 14 में नमामि गंगे परियोजना, 2016 में नमामि गंगे अभियान, और 2017 में गंगा स्वच्छता दिवस मनाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, और कौन सी तिथि को? 17 दिसंबर को। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है पंचायतों के लिए, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। भाई पंचायतों के लिए इलेक्शन करवाने, इनका निरीक्षण हो, अधीक्षण हो, ठीक है, या चुनाव करवाने हो तो कौन करवाएगा? तो ऑब्वियसली बात है, कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। और स्टेट इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था जो है भारत के संविधान में की गई नहीं की गई है ना। तो यानी कि निर्वाचन आयोग क्या हो गया? एक तरीके से संवैधानिक संस्था भी हो जाएगी। ठीक है, और संविधान के किस अनुच्छेद में बात की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन आयोग होगा? किस अनुच्छेद में? किसमें है? पंचायत किसमें है? तो उसी में तो होगा। और 243 का कौन सा पार्ट है? हाँ, 243 का के। तो 243 का के ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में पंचायतों का चुनाव करने के लिए क्या होना चाहिए? प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका डी आपका क्या होना चाहिए था? सही होना चाहिए। वही अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्यपाल की व्यवस्था संविधान की किस अनुच्छेद में की गई है? हाँ, है किसमें की गई? 152। ठीक है, 152 में राज्यपाल की क्या की गई है? व्यवस्था की गई। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के निर्वाचन आयोग, तो ये कब है? कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग? पहली बात तो ये बताओ, भाग किस में है? भाग 14 में या 15 में? भाग 15 में। भाग 15 और कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 324 से 329। बताओ, ये नहीं याद तो फिर क्या याद है फिर आपको? फिर पॉलिटी तो मैं क्या ही बोलूं, और ना, और अंदर वाले आर्टिकल तो क्या ही पूछो। ये तो बहुत सिंपलेस्ट आर्टिकल है जो सभी को याद रहते हैं। ठीक, चलो, तो भारत के निर्वाचन आयोग भाग 15 324 से लेकर के 329 में भारतीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो जरा मिला देते हैं हम इनको अच्छे से। हाँ सबसे पहले देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला, अभी हमने कुछ दिन पहले ही बताया था। राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला, राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला, मतलब प्रथम महिला का मतलब यह है कि अध्यक्ष भी नहीं, सदस्य। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य, ये होना था सही, महिला सदस्य, प्रथम
महिला सदस्य। ठीक है, अध्यक्ष तो आज तक कोई बनी नहीं महिला, तो इसलिए क्या है, अध्यक्ष नहीं होगा। तो कौन बनी है, सुधा पांडे। तो ध्यान रखना, सुधा पांडे लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य थी। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है, संतोष चौहान। उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव ये हो जाएंगी हमारी राधा रतोड़ी। और राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद तो राज्य लक्ष्मी शाह हो जाएगा। अब मिलाओ भाई, एक का 4, हाँ 4 3 2 1, तो ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो राधा रतोड़ी की बात करें तो क्या वर्तमान में राधा रतोड़ी किसी पद पे है? तो कौन से पद पे है? वही है, वही क्या, अच्छा मुख्य सचिव के पद पे। मैं कह रहा हूं ये तो थी ना, अभी वर्तमान में तो कौन है, आनंद वर्मन है मुख्य सचिव। तो अभी वर्तमान में किस पद पे है? चुनाव आयुक्त, खेल नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना वर्तमान में ये उत्तराखंड की क्या है, चीफ इलेक्शन ही चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, यानी कि राज्य की ये अभी क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त है। क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त। ये याद रखना आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना राज्य में पहली महिला है, दो रिकॉर्ड बना दिए इन्होंने, एक तो पहली महिला मुख्य सचिव और दूसरा पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, राधा रतोड़ी जी हो जाएंगे। इनके पति का नाम क्या है? हाँ, आप सोचेंगे कि पति सच में पूछेगा, लेकिन पति भी पूछ सकते हैं, लेकिन कब, क्योंकि उन्होंने भी, वो भी कुछ रहे हैं हमारे उत्तराखंड में। उनके पति का नाम है, मैं भी अभी ध्यान से निकल रहा है। उनके पति DGP रहे, DGP है ना, क्या था उनका नाम? ये ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, अभी आएगा थोड़ी देर में तो मैं बता दूंगा। ठीक है, हाँ अभी मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। चलो, राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद है कौन थी? तो ये तो राज्य लक्ष्मी शाह थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्य से पहली महिला सांसद तब कौन होगी? तब होगी कौन? कमलेंदुमती शाह। तब हो जाएगा कमलेंदुमती शाह। ये हमारे राज्य की पहली महिला सांसद थी, कमलेंदुमती शाह हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे राज्य से पहली राज्यसभा सांसद जो हमारे उत्तराखंड की थी, वही है, सब वही। महिला सांसद राज्यसभा से पूछ रहा हूं मैं, ये तो लोकसभा से हैं। हाँ, मनोरमा शर्मा डोबरियाल। ठीक है, राज्यसभा पहली महिला राज्यसभा सांसद की बात करें या सदस्य की बात करें तो उनका नाम था क्या? मनोरमा शर्मा डोबरियाल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मनोरमा शर्मा डोबरियाल ने एक और इतिहास भी बनाया है। ये हमारे राज्य की पहली महिला मेयर भी थी। ठीक है, राज्य की पहली मेयर, सांसद तो थी, साथ में क्या थी? मेयर भी। देहरादून से ही बनी थी मेयर, ये भी याद रखोगे। हाँ हाँ, अनिल रतोड़ी। ठीक है, हाँ अनिल रतोड़ी, ध्यान रखना। इनके राधा रतोड़ी के पति का नाम क्या है? अनिल रतोड़ी, जो कि उत्तराखंड में क्या रहे? DGP के पद पे रहे हैं। ठीक है, तो जब DGP के आएगा ना कभी, जैसे कभी क्रम आ जाता है ना, तो उसमें भी ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये DGP भी रहे। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप ये बताओ, हमारे राज्य की पहली महिला DGP, पहली महिला DGP बताओ कौन रही है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये हमारी राज्य की पहली महिला DGP, पहली महिला पुलिस महानिदेशक। ठीक है, हिंदी में ये बोलेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, हाँ विधानसभा अध्यक्ष बताओ कौन है? हाँ, वर्तमान में वही तो है अभी, रितु खंडूड़ी। रितु खंडूड़ी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, नहीं सॉरी, महिला विधानसभा उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष आ जाते हैं, हाँ ठीक है, उपाध्यक्ष आ जाएगा तो विजया बर्थवाल हो जाएगा, बर्थवाल। ठीक है, राज्य की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तो ये हो जाएंगे विजया बर्थवाल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे राज्य की पहली मुख्य
क्या बोल देंगे, मुख्य जज को क्या बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश, हाँ ठीक है, चीफ जस्टिस। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली, उत्तराखंड उत्तराखंड हाई कोर्ट की, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस, महिला चीफ जस्टिस, तो वो कौन बनी है, रितु बहारी। रितु बहारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रितु बहारी। ठीक है, चलो जी, तो कौन हो जाएंगे, हमारी रितु बहारी हो जाएंगी। ठीक है, चलो जी, तो इतनी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके अलावा अगर एक और पॉइंट अगर आप याद रख सकते हैं तो वैसे आने के चांस कम है, पर लेकिन फिर भी अच्छा प्रश्न बोलेंगे, अगर आएगा तो टफ की कैटेगरी में रखेंगे कि एक जो आईपीएस होते हैं ना, आईपीएस है ना, यानी इंडियन पुलिस सर्विस है ना, तो इंडियन जो पुलिस सर्विस है इसकी एकेडमी कहां पर है, जहां पे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, कौन सी एकेडमी में होती है? लाल बहादुर शास्त्री, अच्छा, हाँ, वो आईएफएस की हो, आईएएस की, लाल बहादुर शास्त्री इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, ये है कहाँ पे, ये है मसूरी में, ये आईएएस की ट्रेनिंग होती है। हाँ, फाउंडेशन 3 महीने की ट्रेनिंग सबके साथ होती है, जितने भी सर्विसेज हैं, 3 महीने के बाद सब अपनी अपनी पेरेंट एकेडमी में चले जाते हैं, है ना। तो बताओ उस एकेडमी का नाम क्या है जहां पे इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी ट्रेनिंग करते हैं? सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी। अब ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे कि कहां पर है, अब आप बताओ चुपके से, हाँ चुपके से, उनको पता ही नहीं है कहां पर है ना, ठीक है, कहां पर किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, तो आप लोग भी ढूंढ के ही लाएंगे फिर, ठीक है। तो देखो, देश में पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है, यानी कि आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है, वो सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी, एकेडमी का नाम मैंने आपने बता दिया है, अब आप ढूंढ के लाओगे कि है कहां पे। ठीक है, इस एकेडमी की जो पहली महिला महानिदेशक बनी है ना, हर एकेडमी क्या होगा, महानिदेशक होती है, तो ध्यान रखना, जो जो सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी है, नेशनल जो पुलिस एकेडमी, नेशनल पुलिस एकेडमी, नेशनल पुलिस एकेडमी की जो पहली महिला महानिदेशक, पहली है, हाँ पहली महिला महानिदेशक, महानिदेशक, तो उनका नाम है, ये ठीक बोला सावन ने, उनका नाम है क्या, हाँ अरुणा बहुगुणा। ठीक है, अरुणा बहुगुणा। ठीक है, ये हमारी राज्य से थी, तो इसलिए हम इसको यहां लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, नेशनल पुलिस एकेडमी, सरदार पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी है। क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, है, हाँ ढूंढो। ठीक है, नेशनल पुलिस एकेडमी, ठीक है, पहली महिला महानिदेशक है अरुणा बहुगुणा। ठीक है, चलो जी, तो इतनी बात क्लियर है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास नेक्स्ट, अच्छा ये मैच कर दोगे ना आप, मिलान कर दोगे आप तो क्या, अगला प्रश्न आ जाओ। लीलाधर जगूड़ी की किस रचना हेतु 1997 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताओ भाई, किसे सम्मानित किया गया, बताओ कौन सी रचना थी लीलाधर जगूड़ी की? अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद के लिए इनको 1997 ईस्वी में, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। पहली बात, इनका जन्म जो है 1944 ईस्वी में, जन्म 1944 ईस्वी में कहां पे हुआ, टेरी गढ़वाल में, जन्म हुआ 1944 में टेरी गढ़वाल में। इसके अलावा देखो, ये एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, तो इसीलिए इनको 2004 में पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2004। इसके बाद 2018 में बात करें तो 2018 में इनकी एक रचना काफी फेमस हुई, जिनका नाम था जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए इनको क्या दिया गया, व्यास सम्मान दिया गया। क्या दिया गया, व्यास सम्मान। किस रचना के लिए, जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम, 2018 में इस रचना के लिए यह सम्मान दिया गया। ठीक है, अब मुझे बाकी बताओ, और रचना बताओ इनको, क्या रात अब भी मौजूद है, किसकी है, लीलाधर जगूड़ी की। नाटक जारी है, ये भी उन्हीं की है। बची हुई पृथ्वी, ये भी उन्हीं की है। कुछ और लिखना, ईश्वर की अध्यक्षता में,
ईश्वर की अध्यक्षता में, ईश्वर की अध्यक्षता में, ये भी इन्हीं की रचना है, ईश्वर की अध्यक्षता में। अगली रचना है भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है, ये भी लीलाधर जगोड़ी की रचना है। अगली रचना घबराए हुए शब्द है, लिखा हुआ घबराए हुए शब्द। अगला है घबराए हुए शब्द, ये भी इन्हीं की रचना है। घबराए हुए शब्द भी किसकी रचना है? लीलाधर जगोड़ी की है। इसके अलावा खबरों का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ है, खबरों का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ है, विज्ञापन से ढका हुआ है, ढका है, ठीक है। खबरों का मुंह विज्ञापन से ढका है, कितना भयंकर व्यंग्य है ना, कितनी आसान शब्दों में है ना, कितना भयंकर व्यंग्य है कि नहीं है। समाचार पत्रों पे विज्ञापन का खत, खबरों का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ है। आपने जनरली देखा होगा भाई, कोई भी अखबार होगा तो जनरली हमेशा सरकार के साथ अच्छी बॉन्डिंग तो रहेगी रहेगी ना, क्योंकि सरकारें क्या करती हैं, विज्ञापन देती है ना। और अगर मान लो किसी क्या बोलते हैं अखबार वाले ने सरकार के अगेंस्ट ज्यादा खबर लिख रहा है, तो क्या सरकार इनको विज्ञापन देगी? नहीं देगी। तो इसीलिए मजबूरी में इनको भी क्या करते हैं, सरकार के फेवर में अच्छी अच्छी खबरें भी दिखानी होती है। तो इसलिए क्या दिया जा रहा है, व्यंग्य है कि खबरों का मुंह किसने ढका है, विज्ञापनों ने ढका हुआ है, ठीक है। अगली रचना महाकाव्य के बिना, महाकाव्य के बिना एक रचना, ये भी महाकाव्य के बिना, तो एक रचना इनकी ये हो जाएगी। तो ये लीलाधर जगोड़ी की क्या है, रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ, और अगला प्रश्न है जॉर्ज गियर्सन ने किस कवि को कुमाऊं का प्राचीन कवि माना है? तो ये किसको माना है, ए गुमानी कवि को माना है, कई बार बता चुका मैं। अगला प्रश्न आ जाओ भाई, नीलांबर पंत का संबंध किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से? तो ये अंतरिक्ष विज्ञानी यानी कि स्पेस साइंटिस्ट हो जाएंगे। और नीलांबर पंत की बात करें तो 1984 में 1984 ईस्वी में इनको क्या दिया गया, पद्म श्री अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया, पद्म श्री अवार्ड दिया गया, ठीक है। और हमारे राज्य में पद्म श्री पाने वाले ये क्या थे, पहले वैज्ञानिक, पहले वैज्ञानिक हमारे राज्य से पद्म श्री पाने वाले ये पहले वैज्ञानिक। वहीं अगर भूविज्ञानी की बात करें तो हमारे राज्य में फेमस भूविज्ञानी कौन हुए हैं? फेमस विज्ञानी या वैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट हैं, हाँ ठीक है, वाडिया, हाँ ठीक है। तो हुए हैं कौन, खड़ग सिंह वाल्दिया, ठीक है, खड़ग सिंह वाल्दिया, वो वाडिया नहीं है, खड़ग सिंह वाल्दिया है वो, खड़ग सिंह वाल्दिया। तो खड़ग सिंह वाल्दिया जो है हमारे राज्य के क्या रहे, जियोलॉजिस्ट रहे हैं। कहां से खड़ग सिंह वाल्दिया, पिथौरागढ़ से। अच्छा नीलांबर पंत कहां से, नीलांबर पंत अल्मोड़ा से। तो ये बात भी याद रखोगे, ठीक है। अगला प्रश्न, आधुनिक किसान आंदोलन के जनक कौन है? हाँ, तो आधुनिक किसान आंदोलन के जनक हो जाएंगे हमारे कौन से, गोपाल सिंह राणा हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, थोड़ा सा बोर्ड को ठंड लगी है, थोड़ा जम गया है ना, चलो अभी ठीक हो जाएगा। गोपाल सिंह राणा। चल, तो आधुनिक किसान आंदोलन के जनक कौन है? तो आधुनिक किसान आंदोलन के जनक है गोपाल सिंह राणा। कौन है? गोपाल सिंह राणा है। देखो आंदोलन की बात हो रही है तो हमारे राज्य में कई सारे आंदोलन हुए हैं समय समय पर, और समय समय पर मैं आपको बता भी चुका हूं। जैसे मैं आपको एक आंदोलन मैंने आपको बताया है, नवधान्य आंदोलन, है ना, नवधान्य आंदोलन, ये किसके द्वारा चलाया गया है ना? तो बताओ, वंदना शिवा के द्वारा, वंदना शिवा के द्वारा वन धान्य आंदोलन चलाया गया, नवधान्य आंदोलन चलाया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन ये किसका था? हाँ, तो ये था विजय जड़धारी का, विजय जड़धारी। बीज बचाओ आंदोलन है विजय जड़धारी हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बीज बम योजना, बीज बम आंदोलन, बीज है, बीज बम अभियान ये किसका है? हाँ, कौन सा सेम वाले है ना? हाँ, बीज बम अभियान है
द्वारिका प्रसाद सेमवाल, ठीक है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल, द्वारिका प्रसाद सेमवाल का है बीज बम अभियान हो जाएगा। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा एक और अभियान भी चलाया गया, कल के लिए जल अभियान, कल के लिए जल अभियान, कल के लिए जल अभियान, ये भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया भाई, द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा। इसके अलावा एक और अभियान लिखना, गढ़भोज अभियान, गढ़भोज अभियान, तो गढ़भोज अभियान किसके द्वारा चलाया गया, ये भी द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा चलाया गया। तो द्वारिका प्रसाद सेमवाल के बारे में याद रखो, बीज बम अभियान, कल के लिए जल अभियान और गढ़भोज अभियान, द्वारिका प्रसाद सेमवाल, ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। इसके अलावा पानी राखो आंदोलन, सच्चिदानंद भारती के द्वारा, ठीक है, तो कुछ ये महत्वपूर्ण आपके क्या हो जाएंगे भाई, आंदोलन हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। चलो जी, आज तो भयंकर ही तूफान आ गया भाई, है ना, ठंड तूफान हो रही है, और इस ठंड तूफान में भी आप लोग पढ़ रहे हैं, कल के दिन आप भी तो अपनी कुछ कथा सुनाओगे ना, तूफान आया था, ठंड हुई थी, चाहे कुछ भी हुआ था, हम फिर भी क्लास लेते रहे, करेंगे ऐसे हैं, कभी नहीं, हाँ ऐसे तो होगा कल के दिन, नहीं तो आपकी कहानी में क्या रोचकता होगी, खाली बोले मैंने भी तैयारी करी, और बोले सब बोले तैयारी तो हमने भी करी, अलग बात क्या है, तूफान आए, आंधी आए, ठंड हुई, कुछ भी हो जाए, अभी भयंकर तूफान हो रहा है ना बाहर, ठंड हो रही है, बारिश आ रही। चल अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रमुख खिलाड़ी तथा उनके खेल के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो पहला आ जाओ, हरि सिंह थापा। अब तो हरि सिंह थापा अगर नहीं छपाना आपके माइंड में, तो अब तो फिर थापा थपड़ी थपड़ पड़ेगी भाई, अब है हरि सिंह थापा 10 बार बता चुका हूं मैं, 10-20 बार। हरि सिंह थापा किस खेल से संबंधित है? बॉक्सर है हमारे राज्य से, और किस जनपद से है? हाँ, पिथौरागढ़ से, ठीक है। और क्या खास बात है? हाँ, बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ बॉक्सिंग, फादर ऑफ बॉक्सिंग इनको कहा जाता है, फादर ऑफ बॉक्सिंग क्या कहा जाता है, यानी कि बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है। इसके अलावा और क्या याद रखोगे इनके बारे में, तो इनके बारे में और याद रखोगे कि एशियाई खेल में रजत पाने वाले पहले व्यक्ति, हाँ ठीक कह रहे हो आप भी, एशियाई खेल में, एशियाई खेल में रजत पाने वाले पहले खिलाड़ी, ठीक है। और इसके अलावा हाँ क्या बोले आप, बोलो 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, 2013 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला? द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। द्रोणाचार्य कौन सा? उत्तराखंड द्रोणाचार्य रत्न पुरस्कार, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और एक और द्रोणाचार्य पुरस्कार है, अगर केवल द्रोणाचार्य है तो ये है भारत सरकार का, है ना, और अगर उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार आएगा तो ये उत्तराखंड का हो जाएगा। तो 2013 में ही उत्तराखंड सरकार ने यह पुरस्कार शुरू किया था, कौन सा? उत्तराखंड देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। हाँ अच्छा, हाँ पर पुरस्कार का नाम यही है ना, ठीक है, तो ध्यान रखना 2013 में शुरू हुआ था, और 2013 में उत्तराखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति। क्लियर है इतनी बात? दूसरा यानी कि सही मिलान हो रखा है, हंसा मंगाल शर्मा क्या भारोत्तोलन खिलाड़ी है? बिल्कुल ठीक है, भारोत्तोलन खिलाड़ी है, ठीक है। 2001 में इनको क्या मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके आगे उत्तराखंड भी जोड़ देना है ना, द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको मिला, ये भारत सरकार वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार। और उत्तराखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला, ठीक है, जो कि क्या थी? फर्स्ट महिला। कमला रावत क्या जुडो से संबंधित है? तो बिल्कुल सही बात है, तो कमला रावत भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र भंडारी क्या क्रिकेट से संबंधित है? नहीं जी, बिल्कुल गलत, ये क्या है हमारे राज्य से? एथलेटिक्स यानी धावक, ठीक है, एथलेटिक्स हो जाएंगे, ठीक। और क्या इनको भी द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? बिल्कुल मिला है, 2016 में इनको जो है वही उत्तराखंड वाला उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, उत्तराखंड देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। इतनी बात आप क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे, तो यानी कि डी वाला आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। डी वाला क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा अगर याद हो तो हमने पिछली बार कोई एक पुरस्कार की बात करी थी, हालांकि वो आपको याद नहीं है, वो अलग बात है। याद है कौन सा पुरस्कार? ये देखो देखो, याद ही नहीं है। खेल की बात कर रहे हैं, अर्जुन अवार्ड की बात करी थी, तो याद तो होगा नहीं आपको, फिर भी एक बार दोबारा लिख लिया है ना। 2001 के बाद वाले अर्जुन पुरस्कार हमने देखे थे, तो बताओ 2001 में किसे अर्जुन पुरस्कार मिला था? हाँ, 2001 में मिला था सुरेंद्र सिंह बनवासी। हाँ, बनवासी है, ठीक है, सुरेंद्र सिंह कनवासी। और सुरेंद्र सिंह कनवासी की बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है? हाँ, नौकायान। तो ये है नौकायान से संबंधित है। तो 2001 में सुरेंद्र सिंह कनवासी को। फिर उसके बाद 2002 में किसे मिला? हाँ, वहां देख के बता रहे हैं ना। हाँ, ठीक है, सीता गोसाई। सीता गोसाई। और सीता गोसाई को बताओ, सीता गोसाई किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। देखो, खिलाड़ी और खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है याद रखना, एक प्रश्न यहां से जरूर बनता है कि कौन किससे संबंधित है। तो सीता गोसाई हॉकी से संबंधित, 2002 में इनको क्या मिलता है? अर्जुन पुरस्कार। ये अर्जुन पुरस्कार की बात करें। उसके बाद साल आपका 2010, बताओ 2010 कौन से नेगी है? परिमार्जन नेगी। और परिमार्जन नेगी बताओ कौन से खिलाड़ी हैं? चेस, शतरंज, ठीक है, शतरंज हो जाएगा। फिर 2018, हाँ 2018 में मनोज सरकार, 2018 में मनोज सरकार। और मनोज सरकार की बात करें तो मनोज सरकार को किस खेल में मिला है? बताओ, पैरा बैडमिंटन, यही है ना, पैरा बैडमिंटन हो जाएगा। फिर उसके बाद 2019, हाँ 2019 में किसे मिला? हाँ, विशेष भृगुवंशी, विशेष भृगुवंशी। और विशेष भृगुवंशी को किसमें मिलता है? बास्केटबॉल में मिलता है। बास्केट ही है ना, ठीक है, बास्केटबॉल में मिलता है। उसके बाद 2021 में आ जाते हैं, तो 2021 में किसे मिला? वंदना कटारिया को। और वंदना कटारिया किससे संबंधित है? हॉकी, हरिद्वार से बिलोंग करती है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 में किसको मिलता है? लक्ष्य सेन, अभी भी खेलते ही है लक्ष्य सेन, किससे? बैडमिंटन से, ठीक है। तो भाई ये बातें याद रखोगे। अर्जुन पुरस्कार ये मैंने इसलिए लिखाया क्योंकि थोड़ा पिछली क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, अर्जुन पुरस्कार आपको अच्छे से याद रखना है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना किस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न आ जाओ। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो चलो जरा मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले राज्य में भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी हो जाएंगे, अभी यही है, एकमात्र है। प्रथम महावीर चक्र तो सोमनाथ शर्मा, सॉरी परमवीर चक्र, प्रथम परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र क्या होता है? हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है भारत का, ठीक है, परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा हो जाए। प्रथम महावीर चक्र ये कौन सा हो जाएगा आपका? दीवान सिंह दानू हो जाएगा। और प्रथम विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी जी हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात? इतनी बात अगर क्लियर है तो अब बताओ भाई कौन सा सही हो रहा है? ए का 3, ए का 3, बी का 4, हाँ ठीक है, तो ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब देखो भारत रत्न की बात हो रही है, भारत रत्न के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? पद्म विभूषण होता है ना। हमारे राज्य का पहला व्यक्ति कौन है जिसको पद्म विभूषण मिला है? पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति, राज्य का पहला व्यक्ति, देखो फर्स्ट जो पद्म विभूषण मिला है, प्रथम विभूषण मिला है किसे? घनानंद पांडे को। किसे मिला है? घनानंद पांडे को मिला है। घनानंद पांडे किससे संबंधित है? विज्ञान, वैज्ञानिक, ठीक है, विज्ञान से संबंधित थे। और इसको ये मिला 1969 में। कब मिला इनको? 1969 में विज्ञान के क्षेत्र में मिला इनको। किस क्षेत्र में मिला? विज्ञान के क्षेत्र में मिला। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला पद्म भूषण, पहला पद्म भूषण किसे मिलता है हमारे राज्य में? है पहला पद्म भूषण कमलेंदुमती शाह। हाँ, अब बोल रहे हैं ना, कमलेंदुमती शाह यही है, ठीक है। कमलेंदुमती शाह को कब मिला? 1958 में मिला। और किस चीज के लिए मिला? समाज सेवा। हालांकि क्या ही करी होगी, है ना, ठीक है, समाज सेवा,
ठीक, समाज सेवा। फर्स्ट पद्म भूषण, अगर आपसे पूछा जाए भाई पद्म श्री, पहला पद्म श्री, तो पहला पद्म श्री किसको मिला? ये थे कौन? सुखदेव, सुखदेव पांडे, जरा देखना पड़ेगा, पांडे ही है, कुछ और है, ठीक है, सुखदेव, हाँ पांडे ही है। और सुखदेव पांडे को 1956 में मिला शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे भाई, तो ये भी याद रखना, प्रथम आ रहा है, ये पुरस्कार आ रहे हैं, तो कल के दिन ये भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के क्षेत्र में अवधेश कौशल जी को किस वर्ष जो है पद्मश्री सम्मान दिया गया? तो पहली बात तो याद रखोगे कि जो अवधेश कौशल जी हैं, ठीक है, ये जौनसार भाभर क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं, और इनको जो है पद्मश्री अवार्ड मिलता है कब? 1986 ईस्वी में, 1986 में इनको क्या मिलता है? पद्मश्री अवार्ड मिलता है। कब मिलता है? गलत है, हाँ तो क्यों बोले 86 में मिला? अच्छा तो कम आ रहे थे आप, ठीक है, चलो जी, तो ध्यान रखना 1986 में इनको क्या मिलता है? पद्मश्री अवार्ड मिलता है अवधेश कौशल जी को। और इनकी खास बात यह थी कि जो जौनसार भाभर क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो मैं आपको पहले क्लास में भी बता चुका हूं, कौन सी समस्या थी? बंधुआ मजदूरी, है ना। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी बंधुआ मजदूरी। इसी बंधुआ मजदूरी को सबसे पहले जो है, बंधुआ मजदूरी की जो समस्या थी, इस समस्या को सबसे पहले जो है इंदिरा गांधी के समक्ष इन्होंने ही रखी थी। किसने? अवधेश कौशल जी ने। तो अवधेश कौशल जी ने ही जौनसार भाभर क्षेत्र में व्याप्त जो बंधुआ मजदूरी समस्या थी, इसको इंदिरा गांधी जी के समक्ष रखी थी, इंदिरा गांधी जी के समक्ष रखी थी, है ना, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के समक्ष रखी थी इन्होंने। इसके अलावा ध्यान रखना, ठीक है, 14 जुलाई 1983 में, 14 जुलाई 1983 में, ठीक है, देहरादून और मसूरी क्षेत्र में जो है बहुत सारा खनन हुआ करता था। उस खनन के विरोध में ये पहले व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने PIL डाली थी, जनहित याचिका, ठीक है। तो क्या लिखोगे? देहरादून मसूरी क्षेत्र में, देहरादून मसूरी क्षेत्र में, मसूरी क्षेत्र में खनन के विरुद्ध, खनन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में क्या डाली? जनहित याचिका, जनहित याचिका डाली। तो देखो समाज के लिए इन्होंने इतना सारा काम किया है, ठीक है समाज के लिए इतना सारा क्या किया है इन्होंने? काम किया है, ठीक, इतनी बात क्लियर है। बाकी पर्यावरण के क्षेत्र में तो काम किया ही किया है, तो इसलिए इनको 1986 में क्या दिया गया? पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इन्होंने एक संस्था भी है इनकी, और उस संस्था का नाम है रूरल लिटिगेशन, रूरल लिटिगेशन, लिटिगेशन एंड रूरल लिटिगेशन एंड एटाइल्टमेंट, 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 ठीक है। ये सन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सन जनरली मिलता भी नहीं है, ठीक है, तो रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, अवधेश कौशल जी के बारे में याद रखोगे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्नलिखित में से भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान देहरादून में हुआ है, कई बार बता चुका हूं मैं। अगला प्रश्न, नैनीताल में पाए जाने वाले अनेक ताल जैसे सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल आदि किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कौन सा हो जाएगा? लेसर हिमालय हो जाएगा, यानी कि लघु हिमालय। लघु हिमालय को ही और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाते हैं? मध्य हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। चलो जी अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही है? सबसे पहले पातर नचौड़िया, क्या ये सही है? चमोली में है, तो बिल्कुल ठीक है भाई, पातर नचौड़िया। ये मां नंदा राजात यात्रा का एक पड़ाव भी है, ठीक है, यह रास्ते में पड़ता है। इससे आगे जो है महिलाओं का जाना क्या है? वर्जित है, ठीक है, या इसके आगे महिलाएं जो है यात्रा में शामिल नहीं होती है। सतोपंत ग्लेशियर क्या चमोली में है या नहीं? बिल्कुल है, ठीक है। ये भी चौमासी बुग्याल क्या चमोली में है? अब नहीं भी होगा तो भी हमें मानना पड़ेगा ना, हाँ, क्योंकि देखो दो तो सही हो गया, तो उपयुक्त तो सभी सही, तो डी आपका क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है? क्या अभी भी नहीं है? क्या अभी भी याद नहीं हुआ? नहीं हुआ तो उसी गुफा में ले जाऊंगा मैं एक दिन आपको, है ना, फिर ऊपर से उस गुफा को ढक दूंगा, है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। दोबारा आने वाले बच्चों को याद करना ही ना पड़ा यहाँ पे भी कोई गुफा है, ढक जाएगी तो काम पता चलेगा गुफा भी थी वहां पे। ठीक है, चलिए, तो पाताल भुवनेश्वर गुफा, सुमेरु गुफा कहाँ पर है? ये है हमारे पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ की गुफाएं में बार बार चर्चा कर चुका हूं, है ना, कौन कौन सी, जरा अब आप लोग खुद खुद बताएंगे। ठीक है, बताओ, नंबर 1 है कौन सा? पाताल भुवनेश्वर गुफा। कौन कौन सी है? स्वदम गुफा, कौन सी गुफा है? स्वदम गुफा, भाटकोट की गुफा, भाटकोट गुफा, और कोई याद आ रही हो? कपिलेश्वर गुफा। कब याद करोगे आप लोग, क्या चाहते हो? हैं, कपिलेश्वर गुफा। कपिलेश्वर गुफा के अलावा और जो गुफाएं हैं आपकी, शिव गुफा, जैसे कौन सी गुफा है? शिव गुफा। ठीक है, शिव गुफा के बाद आपकी छीनी गुफा, कहां पर है छीनी गुफा? अस्कोट में। कहां पर है? अस्कोट में। इसके अलावा शैलेश्वर गुफा, शैलेश्वर गुफा एंड मुक्तेश्वर गुफा, दोनों में एक साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों आपको कहां पे मिलेगी? कहां पे मिलेगी दोनों? है कहां पे? ठीक बोल रहे हो, जोर से बोलो। गंगोली हाट में। कहां पे? गंगोली हाट में मिल जाएगी। कहां पे मिल जाएगी? गंगोली हाट की गुफा। इसके अलावा याद नहीं हो रही है तो यहाँ पे एक और गुफा है, वहां भी जा सकते हैं आप, वो है मौत की गुफा। ठीक है, हाँ, कौन सी गुफा है? मौत की गुफा, ये भी पिथौरागढ़ में है, मौत की गुफा हो जाएगा। इसके अलावा और भी है कोई? और भी है कोई? धर्मजाली गुफा, एक है धर्मजाली गुफा, धर्मजाली गुफा, ये भी आपका पिथौरागढ़ में मिल जाएगी। एक है राजा रानी गुफा, राजा रानी गुफा। ठीक है, तो एक गुफा आपकी ये हो जाएगी। तो ये पिथौरागढ़ में स्थित प्रमुख आपकी क्या हो जाएंगी? गुफाएं हो जाएंगी। ठीक है, चलो, इसके अलावा देखो, अल्मोड़ा की गुफाएं भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, है ना, है याद? अल्मोड़ा की गुफा बताओ। एक है महावतार बाबा की गुफा, याद है? महावतार बाबा की गुफा। ठीक है, महावतार बाबा की गुफा। इसके अलावा पांडुखोली गुफा, पांडुखोली गुफा, और इसी पांडुखोली गुफा को क्या बोलते हैं? देख रहा हूं मैं कितना याद कर रहे। ठीक है, त्र्यंबक गुफा। ठीक है, चलो जी, पांडुखोली गुफा, त्र्यंबक गुफा, ऐसे एक गुफा और है कफरकोट, कफरकोट गुफा। ठीक है, ये भी कहां पर है? अल्मोड़ा में। इसके अलावा एक और गुफा है ना, खाना किस पे खाते हैं? किस पे खाते हैं खाना? है थाली पे। अरे, है ना, शहरी क्यों बन रहे हैं आप लोग, है ना, थाली पे खाते हैं, ये पतल में कह रहे हैं, है ना, शहरी क्यों बन रहे? थाली पे नहीं, थकुली पे खाते हैं। थकुली, थकुली उड़ियार भूल गए आप? हैं, भूल गए? थकुली उड़ियार, थकुली उड़ियार इसलिए कहते हैं कि जैसे आप प्रवेश करेंगे और आपने दीवार पे ऐसे टंग मारा ना, ऐसी आवाज आती जैसे थकुली बज रही हो, थाली बज रही हो, है ना। और ये भी ध्यान रखना, थकुली क्या है? बर्तन है, बर्तन, थाली, जिसको थाली बोलते हैं वही थकुली है। ठीक है, चलो, इतनी बात क्लियर है। तो ये आपकी जो है कहां पे है? कहां पर है? ये है अल्मोड़ा। रुद्रप्रयाग में है कोई गुफा? नहीं है। कौन सी गुफा है? कोटेश्वर गुफा, शिव मंदिर भी है ना, कोटेश्वर गुफा। चंपावत में है कोई गुफा? कौन सी गुफा है? पेपर में भी दिया था मैंने एक दिन, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, पाताल रुद्रेश्वर गुफा हो जाएगा। और ऐसे ही चंपावत में एक और गुफा लिखना, गब्यूड़ी गुफा। क्या लिखोगे? गब्यूड़ी, गब्यूड़ी गुफा। ठीक है, गब्यूड़ी गुफा, है ना, गब्यूड़ी गुफा हो जाएगा। ये याद रखोगे, भूलना मत, है ना। अगली बार अगर याद नहीं हुआ ना तो फिर देख लेना आप लोग। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ। किस कुंड का प्राचीन नाम रति कुंड था? तो किसका नाम था? किसका नाम था? बैतरणी कुंड।
बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है? बताओ, सर्वाधिक वनाच्छादित जो नदी घाटी है। अब यहाँ पे दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न ये बनता है कि सर्वाधिक वनाच्छादित यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा वन है, ठीक है, तो जब वनाच्छादन वाली बात आएगी तो टोंस नदी हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि सर्वाधिक नदी बेसिन क्षेत्र यानी नदी वाला एरिया किसका है सबसे ज्यादा, तब काली नदी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी वनाच्छादन की बात हो रही है तो वनाच्छादन में देख लेते हैं। देखो, टोंस नदी का जो वनाच्छादन है वो है 76% क्षेत्र, जो नदी है उसके 76% क्षेत्र पे क्या है, वनाच्छादन है। वहीं बात करें तो दूसरे नंबर पे आती है कोसी नदी, जहां पे सबसे अधिक वनाच्छादन मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 69%। तीसरे नंबर पे आती है यमुना नदी, और यमुना नदी कितनी है, 56%। और चौथे नंबर पे आती है काली नदी, और काली नदी शायद 46% के आसपास है, 46 नहीं 45%। ठीक है, तो काली नदी कितनी हो जाएगी, 45% हो जाएगी। तो ये क्रम आपको याद रखना है, पहले नंबर पे टोंस, दूसरे नंबर पे कोसी, तीसरे नंबर पे यमुना, चौथे नंबर पे काली नदी, इतना याद रखो। वहीं अगर नदी बेसिन की बात करें, किसकी बात करें, नदी बेसिन क्षेत्र, यानी कि किस नदी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो तब आपका पहले नंबर पे आ जाएगा काली, कौन सी नदी आ जाएगा, काली नदी आ जाएगा। काली नदी के बाद दूसरी नदी आ जाएगी अलकनंदा, दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाएगी, अलकनंदा। तीसरे नंबर पे आ जाएगी भगीरथी। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन सी आएगी, कोसी, चौथे नंबर पे हाँ कोसी आ जाएगी, चौथे नंबर पे आ जाएगी कोसी। कोसी के बाद अगली नदी आ जाएगी रामगंगा। ठीक है, रामगंगा के बाद आ जाएगी यमुना नदी, कौन सी आ जाएगी, यमुना नदी। यमुना के बाद आ जाती है टोंस नदी। ठीक है, और टोंस नदी के बाद आ जाएगी नयार नदी। ठीक है, तो ये 8 नदियां आप याद रखोगे। अगर नदियों की क्षेत्रफल की बात आती है, नदी घाटियों का क्षेत्रफल की बात आती है, तो तब ये क्रम है। नदियों के आसपास वनों की बात करें तो तब आपका ये वाला क्रम हो जाएगा, ऊपर वाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। उत्तर भारत की प्रथम विद्युत संयंत्र गलोगी जल विद्युत परियोजना कहां पर है, देहरादून में, मसूरी, देहरादून के मसूरी में 1907 से शुरू हुआ था, और 1909 में यहां से विद्युत का संचालन शुरू हो गया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, बॉम्बे बकेट ऑपरेशन बताओ किससे संबंधित है, कई बार बता चुका हूं मैं, है ना, वनाग्नि बुझाने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। वनाग्नि को बुझाने हेतु जल का छिड़काव, है ना, भारतीय वायुसेना के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया नैनीताल में। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, है ना, जो भी उनके हेलीकॉप्टर है उस हेलीकॉप्टर के द्वारा, ठीक है, वहां के झीलों से कंटेनर में पानी भर करके और ऐसे हवाई जहाज से ही पानी फेंका जाएगा जंगलों में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इससे क्या हो जाएगी, आपकी आग बुझ पाएगी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको वुमेन गौरा देवी का देहांत किस वर्ष हुआ, बताओ भाई, किस वर्ष इनका देहांत होता है? हाँ, इनका देहांत होता है 1991 में। ठीक है, गौरा देवी हमारे राज्य की एक महत्वपूर्ण पर्यावरणविद हैं। ठीक है, अगर इनकी बात करें सबसे पहले देखो इनके जन्म पे आ जाते हम, और इनका जन्म बताएगा कोई है, बताओ इनका जन्म कब हुआ था, 1925 या 27 में है? हाँ, इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और कहाँ पे हुआ, हाँ चमोली में, कहाँ पर, अच्छा रैणी गांव के बगल में, है ना, हाँ रैणी गांव के बगल में तैणी गांव है, कहाँ पे बताओ। तो इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में लाता गांव में हुआ, कहाँ पे, लाता गांव। लाता गांव एक भोटिया गांव है, कैसा गांव है, भोटिया। ठीक है, भोटिया जनजाति का गांव है, और भोटिया में भी कौन सी जाति, तोलछा, मारछा नहीं, कौन सा, तोलछा, ये इस तरफ वाला है, नीति की तरफ वाला है। ठीक है, तो जन्म 1925 ईस्वी में इनका जन्म जो है लाता गांव में इनका जन्म होता है। बहुत छोटी उम्र में गौरा देवी का क्या हो गया था, शादी हो गई थी इनकी, बहुत छोटी उम्र में। ठीक है, बहुत छोटी उम्र में शादी हुई,
पहली बड़ी घटना यही है। और इससे भी बड़ी घटना क्या हुई है ना? नहीं, नहीं है। पहली घटना तो यही है ना भाई, छोटी उम्र में, यानी 10 या 12 साल में ही इनकी शादी हो गई थी। मात्र जब इनकी उम्र थी 22 साल, तो 22 साल में ही इनके पति का क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक है, तो 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में ठीक है, पति कौन थे, मेहरबान। ठीक है, मेहरबान। ठीक है, मेहरबान सिंह की क्या होगी, डेथ होगी। इनके पति की क्या होगी, मात्र 22 साल में इनके पति मेहरबान सिंह की क्या होगी, डेथ होगी। ठीक है, चलो जी। अब देखो, कोई आदमी इतने पे ही टूट सकता है ना, पहली बार इतनी छोटी उम्र में, ऊपर से इन्होंने कभी स्कूल पढ़ा ही नहीं है ना, पहली क्लास में भी नहीं गई है। ठीक है, तो इन्होंने स्कूल पढ़ा ही नहीं कभी, ऊपर से 22 साल की उम्र में पति चले गए। उसके बावजूद भी इस नारी की है ना, जो है ना इतिहास था अपने आप में बड़ा खतरनाक था। तो उसके बाद ध्यान रखना, इनके द्वारा 1972 में, क्योंकि गांव में एक दल चलता है जिसको बोलते हैं महिला मंगल दल, है ना। महिला मंगल दल गांव की ही व्यवस्था को देखता है कि गांव में क्या क्या चीजें होंगी, पर्यावरण से संबंधित चीजें। 1972 ईस्वी में लाता गांव में या रैणी गांव में जो था, ठीक है, रैणी गांव में जो महिला मंगल दल था, महिला मंगल दल की क्या बनी है, अध्यक्ष बनी। महिला मंगल दल की अध्यक्ष, महिला मंगल दल की क्या बनी, अध्यक्ष बनी। अच्छा, ये भी याद रखना है कि इनका ससुराल कौन सा, ससुराल था रैणी गांव। ठीक है, रैणी गांव, ये ध्यान रखना। 1972 में ये महिला मंगल दल की क्या बनती है, अध्यक्ष बनती है। और उसी टाइम पे चमोली के इस क्षेत्र में चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा क्या चलाया जा रहा था, वन आंदोलन चलाए जा रहे थे, लगातार वनों की ये बात कर रहे थे। तो ध्यान रखना, फिर 26 मार्च 1974 जहां से वास्तव में ये गौरा देवी बनी है ना, तो घटना थी कौन सा, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। ठीक है, तो 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन होता है। कौन सा आंदोलन होता है, चिपको आंदोलन होता है। चिपको आंदोलन में भूमिका के कारण ही 1986 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया, वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया, वृक्ष मित्र पुरस्कार। फिर 1991 में आपको पता ही है क्या हुआ, इनकी मृत्यु होगी, है ना, इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। 2016 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा इनको जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया, ठीक है, मरणोपरांत बोलेंगे इसको, उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार, उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार, उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा ध्यान रखना, इनके ही सम्मान में ऋषिकेश में एक चौक आता है जिसको बोलते हैं तहसील चौक। ऋषिकेश का जो तहसील चौक है उसका नाम क्या कर दिया गया है, गौरा देवी चौक कर दिया गया। ऋषिकेश का जो तहसील चौक है, तहसील चौक का नाम अब क्या होगा, गौरा देवी चौक, गौरा देवी चौक हो जाएगा। ठीक है, गौरा देवी चौक कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात आप चिपको विमेन के बारे में याद रखोगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। राज्य में पर्यटन संबंधी योजनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सुमेलित है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002, बिल्कुल ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023, एक जिला दो उत्पाद 25 अक्टूबर 2021, तो सभी आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, लेटेस्ट पर्यटन नीति कब आई, जो अभी नई पर्यटन नीति है कब आई, 2023 में, जो कब तक वैलिड है, 2030 तक वैलिड है, ये याद रखो। अगला प्रश्न देखो, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद है हरिद्वार। लिंगानुपात की बात करें तो हमारे राज्य का लिंगानुपात कितना है, 963। इस 963 में भी देखें तो भाई जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना है, अभी परसों ही बताया था मैंने 1000, और शहरी लिंगानुपात कितना है, ये 884, 884, ये शहरी लिंगानुपात हो जाएगा। यहाँ पे न्यूनतम की बात हो रही है तो न्यूनतम में सबसे कम है हरिद्वार का, और हरिद्वार का जो लिंगानुपात है वो कितना है बताएगा कोई, हरिद्वार का लिंगानुपात है 880, कितना है 880। दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है जो जिसका कम है, वो है उधम सिंह नगर, नहीं, वो है आपका कौन सा हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, देहरादून, और देहरादून का लिंगानुपात कितना है 902। तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर का कितना है 920।
उधम सिंह नगर का कितना है 920। और चौथे नंबर पे कौन है नैनीताल। और नैनीताल का लिंगानुपात कितना है नैनीताल का लिंगानुपात कितना है 934। ठीक है 934। अच्छा लिंगानुपात में सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक में अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा का लिंगानुपात है कितना 1100। हाँ पिछली बार थोड़ा शायद गलत हो गया था, हमने 42 कर दिया था, वो 1139 है। ठीक है 1139 अल्मोड़ा का लिंगानुपात, ये ठीक कर देना, अगर आपने पिछली बार लिखा है तो 1139 कर देना इसको। उसके बाद रुद्रप्रयाग आ जाता है भाई, रुद्रप्रयाग का कितना है 1114 हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल का कितना है पौड़ी गढ़वाल का 1103। और चौथे नंबर पे कौन सा आता है बागेश्वर, बागेश्वर का कितना है 1090। ठीक है बागेश्वर का 1090 हो जाएगा। ठीक है चलो, पछावन देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है खड़गाभूत पछावन, है ना, तो कौन सी हो जाएगी थारू जनजाति हो जाएगी। ठीक चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। उस्टाड़ा विस्टाड़ा पंचायत का संबंध है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति में विस्टाड़ा जो होता है यह है पंचायत को दिया जाने वाला शुल्क है, या आप ये कह सकते हैं कि पंचों को लगने वाला जो टीका होता है ना, उसी टीकों को क्या कहा जाता है विस्टाड़ा कहा जाता है। ऐसे मैंने और भी बताए थे आपको नाडसा। नाडसा क्या होता है नाडसा कौन सा शुल्क होता है जब आप खत सयाना या जो आपका कौन सा होता है ग्राम सयाना को, है ना, जब आप बुलाते हैं, ठीक है, तो खत सयाना और ग्राम सयाना को दिया जाने वाला जो शुल्क होता है, बुलाया जाने वाला ग्राम सयाना या खत सयाना को जो शुल्क देते हैं वो होता है नाटसा। नाटसा हो गया, विस्टाड़ा हो गया, और उस्टाड़ा भी होता है कोई ना, उस्टाड़ा नहीं, कौन सा होता है और कौन सा शुल्क होता है। अगर कोई पक्ष जो है ठीक से बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, वो कौन सा शुल्क होता है नहीं, वो कौन सा होता है उस्टाड़ा, वो उस्टाड़ा होता है। और अगर आप बिल्कुल नहीं मानेंगे पक्ष तो वो पुट होता है। ठीक है, और देवता को साक्षी मानकर कसम खाना देवगढ़ना, ठीक है, इसको देवगढ़ना बोलते हैं। और मान लो कई बार ऐसी नौबत आ जाएगी जब सामाजिक बहिष्कार ही किया जाए तो उसको क्या बोला जाता है उसको त्याड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे। अगला, जागेश्वर धाम किस शैली में निर्मित है तो केदारनाथ शैली। नौ दुर्गा, पंचकेदार, लक्ष्मी, जगन्नाथ, पुष्टि देवी सब कहां पर है जागेश्वर में ही है। ठीक है, कौन सी देवी जवानों की रक्षक देवी मानी जाती है हाट कालिंका। चंद्रवदनी कहां पर है टिहरी गढ़वाल, मठियाणा में, रुद्रप्रयाग में हो जाता है। ठीक है, कौन सा गुफा मंदिर कश्यप पहाड़ी पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, कौन सी हो जाएगी कसार देवी हो जाएगी। नंदा देवी के किस पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है बाणगांव। बाणगांव के बाद कोई बस्ती नहीं है कोई बस्ती नहीं है। ठीक है, शुरू कहां से होती है नौटी गांव से। नौटी गांव के बाद इड़ाबदानी, क्या बोलते हैं इड़ाबदानी को, नंदा का, हाँ नंदा का मायका, हाँ बोल रहे मायका, नैनीहाल। ठीक है, मां नंदा का क्या है नैनीहाल है, इड़ा बधानी। तो नौटी क्या है फिर भगवती इज द लास्ट स्पॉट ऑफ, है ना, क्या बोलेंगे हाँ यात्रा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में है ना, हाँ जर्नी ठीक है, भगवती जो है मां नंदा की जो यात्रा है, नंदा राजा जो यात्रा है, उस यात्रा का अंतिम पड़ाव है मायके का। मायका तो आपका नौटी गांव हो गया ना मेन, जहां से नौटी। ठीक है, तो नौटी, इड़ाबधानी, आपका भगवती हो गया, आपका चांदपुर गढ़ हो गया, आपका क्या बोलते हैं और कौन से, ये जितने भी क्षेत्र हैं ये सब मायका वाला क्षेत्र है। भगवती लास्ट है, लास्ट पड़ाव है मायके का। उसके बाद कुलसारी लगता है, कुलसारी क्या है ससुराल का पहला पड़ाव है। फिर आपका थराली है, नंद केसरी है, मुंदौली है, बाणगांव है, पातर नचौड़िया है, इसके अलावा आपका रूपकुंड है, बेदनी बुग्याल है।
ठीक है, ये सारे पड़ाव पड़ते हैं। और लास्ट कौन सा हो जाएगा? होमकुंड। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? झोड़ा। किसे कहा जाता है झोड़ा कुमाऊं में? चांचरी को कहा जाता है। तो कुमाऊं में चांचरी को झोड़ा कहा जाता है। 52 छूट गया है, क्या है 52? अच्छा, निम्न में से कौन सा उत्सव प्रत्येक 12वें वर्ष होता है? तो आसान है, कंडाली या किरजी उत्सव। कहां पे होता है कंडाली किरजी उत्सव? पिथौरागढ़ में होता है। ठीक है, चलो जी, निम्न में से किस नृत्य को कुमाऊं में जोड़ा कहा जाता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चांचरी। देखो, हारुल मैं बताया था आपको, हारुल किसका है? जौनसारियों का है। कौन सा नृत्य किया जाता है? इसी को क्या बोलते हैं? परात नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र? रमतुला। इतनी बात याद रखोगे। चांचरी जो है कुमाऊं और गढ़वाल के बीच का जो क्षेत्र है, वहां पे चांचरी नृत्य खूब फेमस है। इसके अंदर चमोली वाला रीजन भी आता है और बागेश्वर तो पूरा आएगा। उत्तरायणी के अवसर पर, बिल्कुल उत्तरायणी के अवसर पर चांचरी नृत्य किया जाता है। सरौ नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का युद्ध शैली का नृत्य है, जनरली धुयाल नृत्य के अवसर पे। ठीक है, चलो, उसके अलावा थड़िया महिलाओं के द्वारा। ठीक है, वीर पुरुषों की गाथाएं गाती है महिलाएं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जागर गायिका बसंती देवी को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान दिया गया? 2017 में, है ना। बसंती देवी कहां की है? कौन सी जनपद से है? चमोली जनपद से। पिथौरागढ़ से है? अच्छा, कहां से? चमोली से है, चमोली। ठीक है, बसंती बिष्ट। और अगर आपसे ये पूछा जाए जागर सम्राट कौन है? प्रीतम बर्तवाण। इनको कब मिला? अच्छा, 2019 में मिला। इन्हीं के सम्मान में जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब? 17 सितंबर को। ठीक है, राजी खुशी का अर्थ क्या होता है? कुशल मंगल होता है। घाम एग्य, घाम एगी मतलब धूप आ गई, ये होता है ना, घाम एगी बोलते हैं ऐसे। हाँ ठीक है? हाँ, थोड़ा लिखने में दिक्कत है ना। चलो, घाम, वो तो पढ़ा ही नहीं जा रहा पढ़ लोगे उसका? पढ़ना ये औपय ऐ की मात्रा पढ़ा जाएगा? नहीं पढ़ा जाएगा। चलो, राजी खुशी हो गया भाई। अब है कुलसारी मूर्ति लेखा संबंध किससे है? किससे है? जतपाल देव से। किससे है? जतपाल देव। डी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से सुमिलित नहीं, बनकोट क्या पिथौरागढ़ में है? बिल्कुल है। ठीक है, फल सीमा अल्मोड़ा में, ये भी सही सुमिलित है। पेटसाल नैनीताल अल्मोड़ा में है ना। तो ये सी वाला गलत हो जाएगा। बाकी हुडली आपका क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी हो जाएगा। ये आपकी प्रागैतिहासिक काल के स्थान हो जाएंगे। जॉन मैकलिन ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कब खोली थी? कहां पे खोली थी? तो ये खोली थी कहां पे? मसूरी में। और इन्हीं के द्वारा एक अखबार भी निकाला गया था। कौन सा? द हिल्स, जो कि हमारे उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, 1842 से लेकर के 50 तक इन्होंने ही इसका क्या किया था? संपादन किया था। गोथला या गोपला किसका प्राचीन नाम है? तो ये गोपेश्वर का प्राचीन नाम हो जाएगा। गोपेश्वर का क्या हो जाएगा? प्राचीन नाम हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ आप, नानक मत्ता का प्राचीन नाम? हाँ, नानक मत्ता का प्राचीन नाम बौ से आता है। हाँ, बक्सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। इसके अलावा आप ये बताओ, चमोली का प्राचीन नाम? लाल सांगा। इसके बाद आप ये बताओ कि कौसानी का पुराना नाम? कौसानी का बलना। ठीक है, इसके अलावा मुंशारी का प्राचीन नाम बताओ। है मुंशारी का? हाँ, सोचो सोचो, और लोग भी सोचो। मुंशारी का प्राचीन नाम? तिकसेन, है ना। इसके अलावा आप ये बताओ, देहरादून का प्राचीन नाम? पृथ्वीपुर। हरिद्वार का पुराना नाम? माया नगरी। ठीक है, माया क्षेत्र, गंगा। हाँ, ये तो हो ही जाएंगे नॉर्मल, है ना। ठीक है, उत्तरकाशी का पुराना नाम? बाड़ाहाट। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम? पुनाड़ और रुद्रावत हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। और पुरानी टिहरी का पुराना नाम? पुरानी टिहरी का पुराना नाम है ना, क्या बोलते हैं? सुदर्शन क्षेत्र। हाँ,
या गणेश प्रयाग। ठीक है, चलो जी, तो ये आपको कुछ याद रखना है। खटीमा का पुराना नाम, हाँ करो करो प्रोसेस, ऑप्शन नहीं है, हाँ ऑप्शन अगर दे दूं तो फायदा क्या है फिर, है ना। खटीमा का प्राचीन नाम क्या है, ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, हाँ बताओ। काशीपुर का ही बता दो, काशीपुर का ही बता दो, है गोविशाण। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट है और लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। राज्य में न्यूनतम ब्लॉक वाले जनपद बताओ कौन कौन से हैं। तो न्यूनतम ब्लॉक वाले जनपद है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चले जी, तो इसी के साथ आपका सेट नंबर 92 उत्तराखंड का सॉल्यूशन समाप्त हो जाता है। ठीक है, बाकी देखिए बार बार रिवीजन करिए, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अगर आप पुराने पेपरों को रिवीजन करते जाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, है ना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा बार बार। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर लगाने का यही फायदा होता है कि आपका अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन क्या होता रहता है, रिवीजन होता रहता है। ठीक है, चलिए जी, हाँ ठीक है, चलो तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास।